राना शमीम साहब ने नवाज शरीफ के ऑफिस के अंदर बैठकर साथ मिलकर ये बयान हल्फी बनाया। ये वही राना शमीम हैं जिनके बारे में अब एक खत आ गया फॉर्मर चीफ जस्टिस जमाली साहब का, डॉक्यूमेंट्स को फोर्ज करके बार काउंसिल के डॉक्यूमेंट से उनमें अपनी उम्र 1946 से बदल के 1950 करके जाली तरीके से इन्होंने जज बनने की हाई कोर्ट की कोशिश की और फिर उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी पूरी की पूरी कि ये जज बनने के अहल नहीं है। मियां साहब के साथ बैठ के ये हल्फनामा दिया, इसमें कितनी सदाकत है? जिन्होंने काम से पूछा ना, मैं अकेले ये हल्फनामा दिया था? बिल्कुल, मैंने किसी को अलाउ नहीं किया, ना मैंने किसी को डिस्क्लोज किया है, ना किसी के पास ये मैंने भेजा। आपने मना नहीं किया सर कि ये प्रिविलेज डॉक्यूमेंट है? ये प्रिविलेज डॉक्यूमेंट है। आपने देख लिया राना शमीम के एफिडेविट की जो परतें खुली हैं कि ये किस कदर बड़ा एक सिसिलियन माफिया है जो अदालतों को दबाव में डाल के अपने केसेस को अपनी फेवर में करवाना चाहता है। नवाज शरीफ को तो वापस आना होगा, नवाज शरीफ को हम वापस लेके आएंगे, इन्होंने नहीं वापस आना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। हुकूमत ने एक बार फिर नवाज शरीफ साहब को वापस लाने का ऐलान किया है। फवाद चौधरी ने बताया है कि बरतानिया के साथ बातचीत हतमी मराहिल में है, कानूनी मामलात पर जल्द मुआहदे हो जाएंगे और फिर हुकूमत नवाज शरीफ साहब को वापस लेकर आएगी। दूसरी तरफ साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने बयान हल्फी पर दस्तखत नवाज शरीफ के सामने करने की तरदीद कर दी है और इसके साथ साथ राना शमीम तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान बरतानिया से आए राना शमीम का बयान हल्फी अदालत के सामने पेश किया गया है। अटॉर्नी जनरल ने कहा उन्होंने ये भी बताना है बयान हल्फी कहाँ दिया और वहाँ कौन कौन था, किसने किसको लीक किया। राना शमीम ने बयान हल्फी अदालत में खोला तो अटॉर्नी जनरल ने एतराज़ उठाया कि इस पर तो कुरियर कंपनी और रजिस्ट्रार की सील है, लेकिन राना शमीम की पर्सनल सील नहीं है, जिसका तहरीरी जवाब में दावा किया गया था। चीफ जस्टिस ने कहा राना शमीम ने जो जवाब जमा करवाया है उसमें सारा बोझ अंसार अब्बासी पर डाल रहे थे। उन्होंने कहा था कि ये सील था और किसी के साथ शेयर नहीं किया गया था। राना शमीम के वकील लतीफ़ आफरीदी ने कहा कि जब राना शमीम इस केस से फारिग हो जाएंगे तो उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। जिन्होंने ये बयान लीक किया उन्हें नहीं पता था कि तौहीन अदालत हो जाएगी। अंसार अब्बासी ने कहा कि राना शमीम को शायद याद ना हो कि उनसे मेरी बात खबर शाये होने से पहले हुई थी। उन्होंने मुझे मैसेज के जरिए कंफर्म किया था कि यह बयान हल्फी दुरुस्त है। राना शमीम ने नाज़रीन मजीद बताया कि ये दस्तावेज़ात ज़ाती और नाकाबिल अशात है। अटॉर्नी जनरल ने कहा राना शमीम किसी और के हाथों इस्तेमाल होने पर अगर माफ़ी मांग लें तो उनके खिलाफ फर्द जुर्म आयद न करने की हिमायत की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 7 जनवरी को राना शमीम समेत तमाम अफराद पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर की है। दूसरी तरफ नाज़रीन आज वफाकी काबीना ने मुल्क की पहली कौमी सलामती पॉलिसी की मंजूरी भी दी है। सुनिए ज़रा मुईज़ यूसुफ साहब ने क्या फरमाया। पाकिस्तान की पहली इस फर्स्ट एवर कौमी सलामती की पॉलिसी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी की पाकिस्तान बात करेगा और सिक्योरिटी का मकसद पाकिस्तान के आम शहरी को तहफ़्फ़ुज़ पहुंचाना होगा। नेशनल सिक्योरिटी का कोर जो है वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी हो। जो डॉक्यूमेंट आज अप्रूव हुआ है इस पे तमाम इदारों का, सिविल मिलिट्री मिनिस्ट्रीज का कंसेंसस है। इस पॉलिसी को हुकूमत तारीखी कामयाबी करार दे रही है। इंटरनल, फूड, माशी और मिलिट्री पॉलिसी को मिलाकर इसे नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का नाम दिया जा रहा है। हुकूमत के मुताबिक इस पॉलिसी पर 7 साल काम किया गया। मुस्लिम लीग नून का दावा यह है कि ये पॉलिसी उनके दौर में आई थी और इस पर कामयाबी से अमल किया गया था। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है और इसका आम शख्स की ज़िंदगी पर असर कैसे होगा, माशी सिक्योरिटी पर बात करने के लिए मेरे साथ मेहमानों में फवाद चौधरी साहब भी यकीनन मौजूद होंगे, इसके साथ साथ माहिर मईशत भी मौजूद होंगे। लेकिन सबसे पहले ज़रा जावेद अब्बासी साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ मौजूद हैं। सर 2-3 मामलात हैं, एक तो नेशनल सिक्योरिटी वाला मामला है, दूसरा जो दावा किया जा रहा है फवाद चौधरी साहब ने जैसे कि नवाज शरीफ साहब को लाने का ऐलान किया है, वापस लाने का। तो पहले ज़रा मैं नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से बात कर लेती हूँ। अपोजिशन को सर मुस्लिम लीग नून को एतमाद में लिया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें ये जो मौजूदा हुकूमत है वो कोई काम भी अपोजिशन को मशावरत से न कर रही थी, न करना चाहती है और ना ही अब अपोजिशन उनके साथ किसी तौर पर भी मिशार है। इसमें कोई शक नहीं कि जब भी नेशनल सिक्योरिटी की कोई मीटिंग्स हुई हैं, जब मुल्क की सालमियत का कोई मामला हुआ
इस मुल्क के वज़ीर आज़म तो शामिल नहीं हुए। उन्होंने तो कहा मेरी अना का मसला है, मैं नहीं बैठूंगा। लेकिन अपोजिशन की जमातें गई हैं, हम मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ शहबाज शरीफ साहब गए हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी थे और बाकी लीडरशिप जाके बैठी है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म साहब की अना पाकिस्तान से बड़ी है, लेकिन हम जरूर बैठेंगे और हम जरूर बात करेंगे। ये जो नई अब बातें इन्होंने शुरू की है, इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी का जो सबसे बड़ा इशू है मेरी नजर में, वो है पाकिस्तान की जो इस वक्त इकानमी की सिचुएशन है वो है। अगर आप अपने मुल्क की इकानमी ठीक ना कर सके, जिस जगह पर हम पहुंच गए हैं, जिस तरह आपने IMF के पास अपनी जो सारी सर इस पॉलिसी का महवर ही इकोनॉमी पॉलिसी होगी ना सर, बताया तो गया कल। नहीं, वो कब होगी? अब इनके पास टाइम कितना बाकी रह गया है? कुछ ये इस इतने वक्त में 3.5 साल से ज्यादा हो गया है। वो वक्त इनको याद नहीं कि जब पहला सेशन हुआ नेशनल असेंबली का, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर की नेशनल असेंबली में, उन्होंने एक ही तजवीज दी। उन्होंने कहा नैब के केसेस हमारे ऊपर बनाए, हमें जेलों में भेजें, लेकिन मेहरबानी करके आए इस मुल्क की इकानमी के ऊपर हम कोई ऐसे COD करें, चार्टर ऑफ इकानमी बनाए जिसमें सारी सियासी जमातें मिलकर काम करें और हम आपकी हेल्प करें और आपको इस मुश्किलातों से इस मुल्क को निकालें। आपने देखा कि इनके वज़रा ने क्या ताने दिए। इन्होंने कहा ये नारो मांग रहे हैं, हम इनके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, हमारे पास दुनिया के सबसे बेस्ट टीम है, हमारे पास असद उमर जैसे बड़े ज़हीन माहिर माशियत इस वक्त बैठे हुए हैं। आपने देखा कि फिर हर 1 साल बाद इन्होंने वज़ीर ख़जाना तब्दील किया है। आज पाकिस्तान को उस जगह पर इन्होंने जाके खड़ा कर दिया है। मुझे बहुत डर है, मुझे अल्फाज नहीं कहना चाह रहा कि शायद सारे मिलकर भी ठीक ना कर सके। आज महंगाई का आप देख लें, कोई इन्वेस्टमेंट आने के लिए तैयार नहीं है, बिजनेसमैन मुल्क से भाग रहा है, कोई ब्यूरोक्रेट्स साइन करने के लिए तैयार नहीं है। तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपको इस पर इतने ज्यादा, लेकिन फिर भी मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमारी पॉलिसी को रिवाइव किया जा रहा है। बहरहाल सर, राना शमीम साहब वाले मामले पर भी बात करना चाह रही हूँ। आज जो उनका लेटर सामने आया है जो अदालत ने मंगवाया था सर, एक तो वो सील्ड नहीं था, उनकी पर्सनल सील्ड उस पर मौजूद नहीं थी। फिर दूसरी चीज़ ये बड़ी इंपॉर्टेंट, वो कह रहे हैं कि ये तो शाया होने के लिए नहीं था, जबकि जो रिपोर्टर्स हैं अंसार अब्बासी साहब वो कह रहे हैं उन्होंने पहले उनसे कंफर्मेशन ली है कि ये बयान हल्फी उनका है। उन्होंने जब कंफर्म किया है थ्रू व्हाट्सएप तो फिर उसके बाद उन्होंने इसको शाये किया है। फिर एक और लेटर भी सर उनका आ जाता है साबिक चीफ जस्टिस ने, जो गवर्नर सिंध को उस वक्त के लिखा था, जिसमें उन्होंने अपनी उम्र छुपाने के लिए एक एफिडेविट, एक ऑलरेडी एक मुबैना तौर पर एक गलत एफिडेविट वो जमा करवा चुके हैं, रद्दोबदल करके उम्र छुपा के। सर क्या कहेंगे इस पर? ना साहब, एक तो आप बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट है, मैं ना राना शमीम का वकील हूँ, ना मैं राना शमीम के बिहार पे बात करता हूँ। ये वो क्वेश्चन है जो राना शमीम साहब को जवाब देने चाहिए, उनसे आप पूछें। हमारा इस एफिडेविट से कोई तल्लुक नहीं है। अब मामला सब जुडिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट मामले को देख रही है। वो मामला क्या है जो देख रही है? वो देख रही है कि ये किस तरह ये सर आपसे कैसे ताल्लुक नहीं है। आज तो अदालत में भी ये सवाल उठ रहा है सर कि राना शमीम के अलफनामे का, इस एफिडेविट का बेनिफिशियरी कौन है? देखे उसमें क्या है, वो कंटेंट्स क्या है जो राना शमीम साहब ने लिखे। उन्होंने कहा कि मैं मौजूद था, उन्होंने इल्जाम लगाया साबका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, साकिब निसार साहब के ऊपर। आपके कायद के सामने दस्तखत होते हैं, आपके कायद के दफ्तर के सामने, दफ्तर में बैठकर दस्तखत होते हैं सर। जो वहां पर दस्तखत ले रहा है उसके बयान है कि तासुरात ऐसे थे जिससे लग रहा था नवाज शरीफ साहब को फायदा हो रहा है। तो फिर कैसे आपका ताल्लुक नहीं है सर, जब बात आपके कायद की हो रही है? तो आप सुन ले, बिल्कुल दफ्तर में नहीं हुआ। जिस ओथ कमिश्नर ने अटेस्ट किया उसने भी कह दिया कि वो अकेले थे। मैंने उनसे कंटेंट्स के बारे में पूछा है, उन्होंने कहा ये मैंने खुद देखा है, कोई उनके साथ नहीं था। और दूसरा, राना शमीम साहब जब खुद कह रहे हैं और वो अदालत में वो कहते हैं मेरा ये उससे हट तो नहीं गया कि वो कहें मेरा एफिडेविट नहीं है, वो कहते हैं मेरा एफिडेविट है, मैंने लिखा था। हाँ, एक बात वो कह रहे हैं कि मैंने लीक नहीं किया था, बाकी तो उसको ऑन कर रहे हैं। अब वो जो जज साहब भागे हुए हैं, होना चाहिए कि साकिब निसार साहब आकर अपनी बेगुनाही साबित करें, उनको कहें कि ये गलत है। सर आप ये कैटेगोरिकली कह रहे हैं। मैं ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर चला दूं सर, जावेद अब्बासी साहब कह रहे हैं ना उस दफ्तर में हुआ जिसका, जहां पे हसन नवाज का भी उनसे ताल्लुक है, नवाज शरीफ साहब का भी उस दफ्तर से ताल्लुक है, वहां पर ये साइन नहीं हुआ, नवाज शरीफ साहब के सामने ये लेटर साइन नहीं हुआ। आप तस्दीक कर रहे हैं इन दोनों बातों की। मैं दफ्तर का मैं जो कह रहा हूं, मेहरबानी करके आप दोबारा इसको सुन। आपने ये देखना है कि कंटेंट्स क्या है उसके। वो जो राना शमीम साहब हैं वो मेरे सामने लिखे, आपके सामने लिखे, मेरे दफ्तर लिखे, कहीं बैठ के कहें। अगर वो अपनी बात को ऑन करते हैं कि जो मैंने लिखा है मैं उसको ऑन करता हूं, मैं ये कहता हूं इस्तेमाल हुआ है सर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हुआ कहां है। इससे बीवी कोई इसका
दूर दूर करते। हाँ, अगर वो कहते हैं कि मैंने लिखा नहीं है सर, अगर नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो मुस्लिम लीग नून ऑफिशियली सर तरदीद कर देना इस बात की, वो दफ्तर इस्तेमाल नहीं हुआ, कह दें आप। हम कह रहे हैं कि तो ना हमारा दफ्तर इस्तेमाल हुआ है, ना हमारा एफिडेविट से कोई तले का। राणा साहब से आप पूछें, राणा साहब मौजूद है और वो कह रहे हैं कि मेरा एफिडेविट है। वो कह रहे हैं मैंने ओथ कमिश्नर से अटेस्ट करवाया है। वो कहते हैं जो मैंने कहा है सच कहा है। वो कहते हैं मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर कह रहा हूँ कि जो मैंने साकिब निसार साहब के बारे में कहा है वो सच है। इसके बाद तो इन बातों की सवालों की जरूरत ही नहीं रहती। सही, तो सर आप कह रहे हैं कि ये दफ्तर इस्तेमाल नहीं हुआ है, आप ये कह रहे हैं? मैं आप मेहरबानी करके मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं कोई स्टेटमेंट देता हूँ नायब साहब किसी के बारे में और मैं ऑन करता हूँ, वो स्टेटमेंट मैं अदालत में दूं, मैं आपके सामने दूं, मैं मीडिया में दूं, मैं किसी पार्लियामेंट के सामने खड़ा होकर कहूँ, अगर मैं वो मानता हूँ कि ये जो फैक्ट्स मैंने लिखे हैं ये मेरे हैं, ये सच्चे हैं, मैं इस पर स्टैंड करता हूँ, इस बात की कोई अहमियत पर नहीं रहती कि ये एफिडेविट कहाँ लिखा गया है, किसने लिखा है, किस अटेस्ट किया है। वो जिसने लिखा है वो ऑन कर रहा है, वो कह रहे हैं अदालत में कि ये मेरा है। अगर वो मुकर जाते फिर आप कहते कि नहीं इनसे लिखवाया गया है, कहाँ लिखा गया है, ये तब बातें रेलेवेंट होती। ठीक। अच्छा सर, अब मैं मिनी बजट पर भी बात करना चाह रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि जो हुकूमत की जमातें हैं, इत्तेहादी जमातें, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की बात को सीरियस ले लिया, जो कल परसों वो फरमा रहे थे कि मिनी बजट जो है वो ज़्यादा परेशानी का बाइस बनेगा आवाम के लिए। तो आप लोगों की क्या इत्तेहादियों से बात चल रही है? क्योंकि कुछ इत्तेहादी जमातों ने एतराज़ भी उठाया है। उन्होंने कहा है कि पहले ज़रा हमें बता तो दें कि आप लेकर के आने वाले हैं, उसके बाद फिर इस पर मजीद कोई इनपुट दिया जाएगा। तो आप लोगों की बात चल रही है क्या इत्तेहादियों से? पहले तो ये समझने की जरूरत है और आपके नाज़रीन जानना चाहेंगे कि है क्या ये। IMF के कहने पे इस कौम के ऊपर एक और बहुत बड़ा बोझ डाले जा रहे हैं, टैक्सेस का बोझ, महंगाई का बोझ। ये एक तूफान की तरह ये बजट है। ये कोई आम बजट नहीं है, ये सिर्फ वो बजट है जिससे सबसे ज्यादा मुश्किलात पाकिस्तान की आवाम के ऊपर डालेंगे। और वो जो ऑलरेडी इतनी बड़ी मुश्किलात में, इतनी बड़ी महंगाई में जो है वो उसमें खड़े। IMF ने कंडीशन लगा दिया और जो फाइनेंस के एडवाइजर हैं बार बार कह रहे हैं कि हम IMF के कहने पर अभी टैक्स लगाने जा रहे हैं और इसलिए हमें किसी ने कहा कि आप ये क्यों पेश करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा IMF की डिमांड, और आप जानती हैं कि उन्होंने कहा कि IMF हमें पैसे नहीं देगा जब तक हम कौम पे और बोझ नहीं डालेंगे। मियां शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है और उस पर खड़े हैं और सारी सियासी जमातें खड़े हैं। आप लोगों के साथ कौन कौन खड़ा है? आपकी बात कौन सुन रहा है? पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन की सारी जमातें, अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ साहब के पीछे खड़ी हैं। वो इस बजट को पूरी हमारी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह ये अवाम का वैसी कोशिशें जो इससे पहले भी आप लोग करते रहे हैं, इससे पहले भी जितनी कोशिशें होती रही हैं, जावेद साहब इस तरह की कोशिश होगी इस मिनी बजट पर भी? सर देखा कह रहा ना साहब, हमारे पास तो जो स्ट्रेंथ है, जो हमारी ताकत है, जो अपोजिशन की जमातें हैं, मुझे हमें यकीन है कि हुकूमत के लोग या उनके इत्तेहादी लोग भी अब पाकिस्तान की आवाम का गजबनाक जो उनके जो होगा उसकी तरफ नहीं जाएंगे जो उन्होंने बल्दियाती इंतखाब में PTI के ऊपर निकाला है। आप लोगों से बात चल रही है किसी इत्तेहादी की? सर जो उनके हिस्सा है इस वक्त इस हुकूमत के, मुझे यकीन है कि वो भी बजट में इनको वोट नहीं देंगे और इनके बेशुमार MNAs अब बाहर कहते हैं कि ये बहुत बड़ा जुल्म होगा पाकिस्तान की आवाम पर, हमें कभी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। मुझे यकीन है सर ये तो आपका यकीन हो गया। अब मुझे ये बताइए कि हकीकत क्या है सर? क्या इत्तेहादी हैं आपके साथ, उनसे बातचीत चल रही है आप लोगों की? सर देखिए, जो अपोजिशन की सारी जमातें हैं उनके साथ तो बिल्कुल अब बात चल रही है। वो सारे एक ही तरफ है, एक ही पेज पे है, एक ही मौक़िफ़ है हमारा। हुकूमती इत्तेहादियों की बात कर रही हूँ सर। हुकूमती इत्तेहादियों के साथ देखें, हमारी बात करने की जरूरत नहीं है। वो पाकिस्तान की वो अपने हलकों में नहीं जा सकेंगे। उन्हें पता है कि पाकिस्तान के लोग कितने खफा हैं, उन्हें पता है कि पाकिस्तान के लोगों का कितनी बड़ी मुश्किलात आएंगी। वो आइंदा इलेक्शन के लिए नहीं लड़ सकेंगे। लिहाजा मुझे यकीन है कि वो हुकूमत के कहने के बावजूद भी उनके साथ खड़े नहीं होंगे और वो कोशिश करेंगे कि ये अवाम पर, अगर उन्होंने खड़े हुए, कल अवाम जब PTI के गलेबान में हाथ डालेगी तो इनके गलेबानों में भी हाथ डालेगी कि जब हमारे ऊपर जुल्म हो रहा था। यानी आपकी बात से मैं समझूं कि ये उसी तरह की कोशिश हो रही है जिस तरह से पहले पिछले बजट्स के हवाले से या फिर सेनेट के हवाले से जो कोशिशें आप लोगों की तरफ से की गई हैं, जो पिछले बिल्स के हवाले से आप लोगों की तरफ से कोशिशें की गई हैं, उसी तरह की कोशिश हो रही है। सर मुझे ये जरा ये नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से भी बता दें। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं वापस लाने का ऐलान कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है, इस तरह का तासुर दिया जा रहा है कि उनको वो खुद आ रहे हैं। तो सर आ रहे हैं, लाए जा रहे हैं, हो क्या रहा है? लाने वाले तो ये कौन से लाएंगे? ये इन्होंने कितने प्रोग्रामों में कहा कि हम इसहाक डार साहब को लेके आएंगे, इन्होंने कितने प्रोग्रामों में कहा कि हम
सलमान शहबाज को लेके, इनके दावे को तो छोड़े हैं, इनके तो झूठ हर रोज की बुनियादों पर ये दावे करते हैं। कोई एक इन्होंने कहा था लूटी हुई दौलत बाहर पड़ी है, वो हम उठा के लेके आएंगे। कौन कौन से मैं इनके बातें गिनाऊं? मियाँ साहब अपने इलाज के लिए गए, वो चूंकि वहां जब से गए तो कोरोना शुरू हो गया है, वो मुनासिब वक्त में अपना इलाज भी करवाएंगे और जब वो मुनासिब समझेंगे वो पाकिस्तान जरूर तशरीफ लेके आएंगे और एक्टिव सियासत में जरूर हिस्सा लेंगे। उन्हें किसी की दरख्वास्त की जरूरत नहीं है, वो अदालत से परमिशन लेके गए हुए थे। नाअहल हैं, सियासत में हिस्सा कैसे लेंगे सर? आपने क्या कहा है जी? जावेद साहब नाअहल हैं सर, सियासत में हिस्सा कैसे लेंगे? ये नाअहली खत्म होने वाली है इंशाल्लाह बहुत जल्द। सर ये यकीन दहानी किसने करवाई है आपको? ये पाकिस्तान की अवाम ने, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें इस मामले पे खड़ी हैं कि किसी भी शख्स के साथ ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी कि अगर उम्र भर के लिए उसको डिस्क्वालीफाई किया जाए। लिहाजा इस वक्त पाकिस्तान बाहर खड़ी होगी। सर पाकिस्तान की आवाम पर तो ये ऑब्वियसली पाकिस्तान की आवाम पे चलना होता तो आज तो सिनेरियो ही कुछ और होता ना। अभी मुझे बताएं, अयाज सादिक साहब जो मैसेज लेके गए थे उसके बाद ये यकीन दहानी हुई है? कोई मैसेज नहीं लेके गए थे, ना तो मुझे किसी मैसेज का पता है, ना ये उन्होंने कहा या सादिक साहब ने कि मेरे को मैसेज ले गया था, ना किसी मैसेज की जरूरत है। हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जाना है, उसने इस जजमेंट को रिविजिट करना है इंशाल्लाह, और ये सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार है और हमारा भी हक है कि हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटकाएं और सारी सियासी जमातें और बार एसोसिएशन भी जाके कहें कि ये जो फैसला हुआ था ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है। ये उसी तरह का फैसला है जिस तरह जुल्फकार अली भट्टो साहब को सजाए मौत दी गई थी। ना उस फैसले की कोई प्रेसिडेंस मानता है, ना इस फैसले का कोई प्रेसिडेंस मानता है। मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको रिविजिट करेगी इंशाल्लाह। सही, तो आपको यकीन दहानी सर किसी ने नहीं करवाई? आप समझते हैं कि आप लोग जाएंगे, इसको रिविजिट करेंगे और उसके बाद ये जो एक ये कानूनी नुक्ता नज़र है, ये शायद आप लोगों की उम्मीद है कि ऐसा हो जाएगा? सर यकीन दहानी कोई नहीं है आपके पास? उम्मीद यकीन दहानी है कि हमें ना पहले जरूरत थी, ना आइंदा कभी हमें दहानियां पे किसी पे यकीन करते हैं। पाकिस्तान की अवाम के साथ हमारा तल्लुक है, आईने पाकिस्तान के साथ हम जुड़े हुए हैं। तो सर ये काम आप लोग कब तक करने जा रहे हैं? सर ये पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात से पहले होगा या फिर ये 2023 के इंतखाबात की तैयारी है सर? ये कब तक होगा? देखिए ये एक मुसलसल प्रोसेस है, ये मुसलसल अमल जारी है। पंजाब का इलेक्शन इन्होंने आप बल्दियाती नहीं करवाना, ये खैबर पख्तूनख्वा के में जो इनको शर्मनाक शिकस्त हुई है उसके बाद आपका क्या ख्याल है कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाब कराएंगे? लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो करवाएंगे। बाकी ये मुसलसल अमल है। मैं तो 23 की इलेक्शन बहुत पहले देख रहा हूँ, मेरा ख्याल है कि 23 शायद ना जाना पड़े, इससे पहले इलेक्शन हो जाए। तो मगर आप बड़ी लंबी देर दे रही हैं हमें। सही, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद अब्बासी साहब, प्रोग्राम मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। मिनी बजट जो IMF की डिक्टेशन के ऊपर आ रहा है, पार्लियामान के अंदर उसका मुकाबला करेंगे। हुकूमत का मिनी बजट है, उसमें डिबेट होनी चाहिए पार्लियामेंट में। हर पाकिस्तानी को इम्पैक्ट करेगा। 400-500 अरब डॉलर के इजाफी टैक्सेस हैं। मिनी बजट लाना चाहते हैं, IMF के हाथों पाकिस्तान को इन्होंने गिरवी रख दिया है। इनको पता ही कोई नहीं है, हमें बातें कर रहे हैं। आज भी कैबिनेट में एक इनिशियल डिस्कशन इसके ऊपर, बिल के ऊपर हो गई है। जो बिल है ये मैं आपको बता सकता हूं कि ये अभी इसी सेशन में ही ये पास हो जाएगा। आम आदमी पे कोई असर नहीं होगा इंशाल्लाह। एक बार फिर खुशामदीद कहूंगी नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको IMF के मुतालबे पर हुकूमत ने मिनी बजट लाने की तैयारी कर ली है। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि पार्लियामेंट से जल्द ही बिल पास करवा लिया जाएगा। हुकूमत तो दावा कर रही है कि मिनी बजट आने से महंगाई में इजाफा नहीं होगा और आम शख्स को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माशी माहिरीन हुकूमत के इन दावों को मुस्तरद कर रहे हैं। 350 अरब की टैक्स छूट ख़त्म होने के बाद ऑब्वियसली मोबाइल फ़ोन्स, इम्पोर्टेड कपड़े, जूते, पेन, घड़ियाँ, इम्पोर्टेड मेकअप का सामान, सब कुछ महंगा होने का इम्कान है। अब कहा यह जा रहा है कि मिनी बजट के ज़रिए 100 से ज़ायद मकामी अशिया पर सेल्स टैक्स 12 से बढ़ाकर 17 किया जाएगा, जिसके भी कंफर्मेशन होना बाकी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं मिनी बजट मंजूर हुआ तो नया साल कौम के लिए महंगाई का बदतरीन साल बन जाएगा। इस पर बात करने के लिए तर्जुमान वजारत ख़जाना मुजम्मिल असलम साहब मुझे ज्वाइन करना में। थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल। ये बताइएगा सबसे पहले तो ये मिनी बजट काबीना से कब पास करवाया जा रहा है
और क्या 350 अरब की टैक्स छूट ये खत्म होने जा रही है? देखिए किरण, ये तो हमने बहुत पहले ही बता दिया था कि जब IMF की प्रेस रिलीज आई थी, और हमने ये बता दिया था कि 800 अरब रुपए की IMF की कुल मिला के डिमांड थी, जिसको हमने कम करके 350 अरब पे ले आए। सही। और ये बात हमने इस पे कोई ढकी छुपी बात नहीं है। 350 अरब रुपए की टैक्स एग्जेम्पशंस जो है ये विड्रॉ होंगी। और ये भी मैं आपको क्लियर करूं कि माजी में जब से मैं 2002-03 से बजट कवर करता हूं, मईशत कवर करता हूं, उस वक्त से लेकर 2018 तक तकरीबन हर साल मिनी बजट आता था। और उसकी वजह ये होती थी, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि लोग क्यों, उनको थोड़ा सा परेशानी है कि ये जो है मिनी बजट आता है तो महंगाई होती है। माजी में जब मिनी बजट आते थे तो जो टैक्स अहदाफ होते थे हुकूमत के, वो उससे वो पीछे होते थे, तो उसको पूरा करने के लिए वो टैक्सेस जो लगे होते थे उसकी शरह को और बढ़ा देते थे, और इनकम टैक्स पे भी लगा देते थे, यानी कि आमदनी पे भी टैक्सेस बढ़ा देते थे, ताकि वो टैक्स के हदफ को हासिल कर सके या उसके करीब आ सके। इस दफा जो है हम टैक्स हदफ से ऑलरेडी 300 अरब रुपए ज्यादा है, यानी कि हमारा इसके पीछे ये जो बिल आएगा, मनी बिल आएगा, इसको मैं मिनी बजट इसलिए नहीं कहता, इसको मैं रिफॉर्म बिल बोलता हूँ, कि इसके पीछे हमारा लालच ये नहीं है कि हमारा टैक्स हदफ और जो है और हम ज्यादा करें, क्योंकि हमने 300 अरब ज्यादा कमाया हुआ है। हमारा जो IMF से इत्तेफाक हुआ है, जहां पे लोगों को गलत छूट दी हुई है, एक चीज पे आप छूट दे रहे हैं और एक पे ले रहे हैं, तो ये कौन सा जो है आप इंसाफ कर रहे हैं? तो वो हम छूट जो है, सारी चीजें छूट हुआ है वो खत्म कर देंगे, और उस छूट को खत्म करने से जो पैसा जमा होगा वो जो है, यानी कि वो आम आदमी की जगह एक मुराद याफ्ता आदमी की इस्तेमाल की चीजें हैं, वो जब हमें टैक्स मिलेगा तो वो हम आम आदमी को मुंतकिल कर देंगे डायरेक्ट सब्सिडी या डायरेक्ट उसको फवायद देकर। सही। तो ये तो एक नेगेटिव पुश नहीं है, ये पॉजिटिव पुश है। सही, आप कह रहे हैं ये पॉजिटिव पुश है, क्योंकि ऑलरेडी 300 अरब आपके पास हैं, मजीद आप टैक्स जो है वो 350 अरब की छूट को खत्म करेंगे, उसके बाद उसको कलेक्ट करेंगे और वो आम आदमी तक पहुंचेगा। तो सर कौन कौन से वो आइटम्स हैं जिनके ऊपर आप ये टैक्स खत्म कर रहे हैं, जिन पर असर पड़ेगा? देखिए, ये तो ये अब ज्यादा दूर नहीं है, ये 1-2 दिन में लिस्ट सामने आ जाएगी। लिस्ट तवील होती है, बस मोटा सा आइडिया यही जो मुझे मिला है मैं आपको दे सकता हूँ। वो ये है कि जो आम आदमी के इस्तेमाल की चीजें, जैसे खाद, जिससे आम आदमी के लिए खाना वगैरह जो है उससे होता है, फर्टिलाइजर हो गया, ट्रैक्टर्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गई, जो खाने पीने की चीजें हैं, जैसे हम सब्जियां लेते हैं, जो आटा वगैरह है, ये चीजें हैं जो खुली चीजें हैं, उनमें किसी चीज पे भी नहीं है। और अगर जो लगेगा तो वो इम्पोर्टेड चीजों पे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, अगर उस पे दिया हुआ था, अगर कोई बड़े कारखाने को कोई छूट दी हुई थी माजी में, उससे सेल्स टैक्स की एग्जेम्पशन हट जाएगी। तो इस तरीके की चीजें जो बड़े ये अगर का सीगा आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर छूट दी हुई थी तो खत्म हो जाएगा, या सर मोबाइल फोन्स, गाड़ियां, ऑलरेडी इस पे ठीक ठाक टैक्स दिया जाता है, इस पर मजीद टैक्स आयद किया जाएगा? सर देखिए, मैं आपको ये कह रहा हूँ ना कि अगर आप थोड़ी देर के लिए इस तरीके से सुन ले मेरी बात, कि अगर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 17% की जगह अगर उसको 12% भी इस वक्त दे रहा है तो 5% उसका बाकी है, वो 5% हम उससे मजीद लेंगे। अगर वो 5% दे रहा है तो 12% हम उससे मजीद लेंगे। तो ये अगर का वर्ड इसलिए इस्तेमाल हो रहा है। कुछ को हमने बिल्कुल सिफर किया हुआ है, किसी को 5% पे ले रहे हैं, किसी से 12% ले रहे हैं, निज़ाम 17% का है आपका। तो इसमें कोई बुरा मनाने की बात नहीं है। सही। और जो चीज है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और ये बिल्कुल हम कोई चोर दरवाजे से नहीं ला रहे, मनी बिल से लाएंगे चीज। गाड़ियां महंगी होने जा रही हैं सर? मुझे नहीं पता, अब आप देख लीजिएगा। मोबाइल फोन्स महंगे होने जा रहे हैं। अब आपको मैं बता रहा हूँ ना कि ये एक चीज नहीं है, कई 100 चीजें। सही। अच्छा, ये बता सकेंगे मुजम्मिल आप कि कितनी मकामी अशिया हैं जिन पर सेल्स टैक्स बढ़ाया जा रहा है, और क्या सेल्स टैक्स 12 से बढ़ाकर 17 किया जाएगा, ये एटलीस्ट बता सकते हैं आप? आपको मैंने कहा कि कुछ चीजों पे 0 है, किसी पे 5 है, किसी पे 12 है। तो ये जो जहां जहां जो गुंजाइश दी हुई थी उस गुंजाइश को खत्म करेंगे। ये जो है इनकम टैक्स, अगर कोई टेक्निकल आपके साथ बैठे होते मेहमान तो वो उसको कंफर्म करते। जो है सेल्स टैक्स के कुछ शेड्यूल 6 में आइटम है, कुछ 5 में है, कुछ 8 में, कुछ 9 में है। तो उन शेड्यूल्स में बाज आइटमों को, सारे आइटम नहीं, बाज आइटमों की छूट को खत्म किया जाएगा। सही। अच्छा, मुझे ये बताइए कि विफाकी तरक्याती बजट में भी 200 अरब रुपए तक की कटौती का इम्कान है क्या?
शायद है, हाँ है, ये तो वजीर खजाना ने भी बोला था, बिल्कुल है, लेकिन वो मिनी बजट का पार्ट नहीं है, वो एक अलग चीज़ है। सही, इसीलिए मैंने आपसे पूछा विफाकी बजट का। सर मुझे बताइए, गाड़ियों की दरामद पर आर्जी पाबंदी या सेल्स टैक्स ये बढ़ाने की तजवीज़ है वैसे इस बजट? देखें, वो भी, उसका भी कोई ताल्लुक IMF और मिनी बजट से नहीं है, वो अगर करना होगा तो अलग होगा, वो भी हम देख रहे हैं, क्योंकि हमारा मौजूदा बरामदी बिल जो बढ़ा था उसका IMF से कोई ताल्लुक नहीं है। उसकी सबसे बड़ी नवीद ये है कि अभी हमने ऑटो पॉलिसी दी है आज से 1 हफ्ता पहले, और उसमें इस किसी चीज का जिक्र नहीं, और ऑटो पॉलिसी 5 साल के लिए होती है। अगर कोई वक्ती तौर पे कोई अगर ऐसी कोई चीज हुई जैसे तिजारती खसारा जो है बढ़ता रहा और हमें कुछ अरसे के लिए अपनी तिजारती खसारे को रोकने के लिए कुछ करना पड़ा, तो वो एक अलग चीज होगी, वो परमानेंट नहीं होगी। ये जो इस मनी बिल में चीजें जा रही हैं वो मुस्तकिल बुनियाद पे जाएंगी। सही है, आप इसको बिल रिफॉर्म्स बिल कह रहे हैं, जबकि जो माहिरीन मईशत हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि महंगाई में इसमें मजीद इजाफा होगा। अपोजिशन की तरफ से भी यही कहा जा रहा है। लेट्स सी कि जब ये बिल आ जाता है तो उसके बाद इसका इम्पैक्ट क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल असलम, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। एक छोटी सी नाज़रीन ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन नाज़रीन। वफाकी हुकूमत ने नाजिम जोखियो कत्ल केस पर JIT बनाने का ऐलान किया है, जिसमें सिविल और अस्करी इदारों के अफसरान तहकीकात करेंगे। फवाद चौधरी साहब के मुताबिक केस में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को मुकम्मल तौर पर कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। मुल्जिमान को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं, जबकि सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है कि वफाक इस मामले में सियासत कर रहा है। नाज़िम जोखियो के कत्ल की तहकीकात करने के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम कायम करने की मंजूरी दी गई है। नाज़िम जोखियो को मेमन गोट कराची में कत्ल किया गया था और इस टीम में पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सिविल और अस्करी फोर्सेस के नुमाइंदे शामिल होंगे। आपको इल्म है कि वो नाज़िम जोखियो के जो कत्ल है उसमें कातलों को बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया गया और किस तरीके से वहाँ पे एक प्ले अप किया गया और एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को मुकम्मल तौर के ऊपर कंप्रोमाइज़ किया गया। नाजिम जोखियो के भाई अफजल जोखियो मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। खुशामदीद कहती हूँ अफजल आपको। अब जो वफाक की जानिब से JIT बनाई जा रही है, मुतमईन हैं आप इससे? जी बिल्कुल किरण नाज, थैंक यू, आपने हमें याद किया। और बिल्कुल मैं मुतमिन हूँ वफाकी हुकूमत से जो JIT बनी हुई है। मैं इंशाल्लाह मैं उनसे बस यही गुजारिश करता हूँ कि जो JIT आपने तश्कील दी है वही इंशाल्लाह आगे काम अच्छा करेगी। इंशाल्लाह मेरे भाई को जो बेदर्दी से कत्ल हुआ था वो उसमें इंशाल्लाह हमें, मेरी फैमिली को इंसाफ मिलेगा। और जो सिंध गवर्नमेंट से मैंने वज़ीर आला सिंध से जो JIT मांगी थी वो भी माशाल्लाह अच्छा हैंड ओवर करे थी। सिराज अहमद लाशारी साहब ने मैंने चॉइस किए थे, जो नाम उन्होंने दिए थे वो भी अच्छा हैंड ओवर करे थी। लेकिन पहले जो JIT का मसला था वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन, उनसे मैं मुतमिन नहीं था, तो उसने फ़ौरन मुझे वज़ीर आला सिंध ने JIT बना के दी, वही मुझे अच्छी मिली। वो एक सिराज अहमद लाशारी साहब जो हैं वो अच्छा ऑनेस्ट ऑफिसर है, उसके साथ जो टीम है वो भी अच्छी हैंड ओवर करी है केस को अच्छी तरह। लेकिन मैं वफाकी हुकूमत का आज खुसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आज हमें जो JIT बना के दी है मुझे खुशी भी हुई है। इंशाल्लाह मेरे भाई से इंसाफ होगा, इंशाल्लाह यही वफाकी हुकूमत की तरफ से और सिंध की जो JIT है वो मिलकर अच्छा काम करेगी इंशाल्लाह। वो जो मेन एक्यूज़ है इंशाल्लाह उनको केफर किरदार तक पहुँचाएंगे। अब वफाक की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी मुल्जिमान को बचाने के लिए असर और रसूख का इस्तेमाल कर रही है। मुत्तफ़िक़ हैं आप वफाक की इस बात से? जी बिल्कुल, मैं तो पीपल्स पार्टी का वर्कर हूँ, लेकिन उनके अंदर में जान के नहीं गया हूँ, लेकिन वो उनकी नीयत क्या है। तो लेकिन मैं पुरज़ोर उम्मीद करता हूँ पीपल्स पार्टी के जो हमारे आला क़यादत है और हमारा जो एक रिलेटिव मिनिस्टर है सोशल वेलफेयर साजिद जोखियो साहब और सईद गनी साहब वज़ीर आला सिंध, वो मेरे साथ पहले दिन से ही अच्छा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे। मैं अभी भी उनसे तवक्का रखता हूँ कि वो भी अच्छा काम करें। और वफाकी हुकूमत की तरफ से जो फवाद चौधरी साहब ने आज अनाउंसमेंट की है JIT की तरफ से जो टीम तश्कील दी है, मैं पुरज़ोर उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह मुझे इंसाफ मिलेगा। मेरी फैमिली को आपको लगता है कि सिंध हुकूमत मुल्जिमान को बचाने की कोशिश कर रही है?
जी बिल्कुल, वो तो उनका जो मेन एक्यूज़ है जाम अवैस, वो उनके पार्टी का रुकन असेंबली है, तो लाजमी कुछ वो अपनी तरफ से पार्टी के जो बदनामी होती है वो भी वो पार्टी नहीं चाहेगी कि इस तरह हमारे पास हों मौजूद कत्ल जो करता है बंदे को, एक अपने बच्चे को मारता है अपने घर में, तो उसके लिए तो वो अभी कानून के हिसाब से इनको इंशाल्लाह कैफर क़िदा तक पहुँचाएँगे। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से कि फिल फॉर जाम अवैस को रुकनीत जो है MP की वो मुअत्तल की जाए। मैं ये हाथ जोड़कर बिलावल भुट्टो ज़रदारी से अपील करता हूँ, मैं एक एज अ वर्कर आपको वोटर आपको बोल रहा हूँ, मेहरबानी करके इसको फिल फॉर इसकी रुकनीत मुअत्तल की जाए। सही, इससे पहले भी जब मैं वहाँ पर आई थी तो उस वक्त भी आप ये बात कर चुके हैं, आज भी आप ये बात कर रहे हैं, अभी तक इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। पहले भी आप मुतालबा कर रहे थे, अब भी आप मुतालबा कर रहे हैं, इनफैक्ट आपको खुद भी ये लगता है कि पीपल्स पार्टी शायद असल मुल्जिमान को बचाने की कोशिश कर रही है, तो आपकी इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है? जी बिल्कुल, जो इस अभी जिस तरह मेरा वकील शेर बहादुर जो मेरे साथ खड़ा है, अच्छा केस को हैंड ओवर करा है, और JIT की टीम जो है ना वो अच्छा हैंड ओवर करे, लेकिन पीपल्स पार्टी का मैं एज अ वर्कर हूँ, मैं उनकी रिक्वेस्ट करता हूँ मेहरबानी करके मेरे केस को ख़राब ना किया जाए, मेरे साथ ताउन किया जाए, जो कातल है उसको कैफर क़िदा तक पहुँचाया जाए, ताकि हम भी केस को ख़राब कर रही है। अफजल साहब नहीं जी नहीं, बिल्कुल पार्टी तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि वो उस तरह करेंगे, मैं उनसे ये तवक्कुआत नहीं रखता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह वो नहीं करेंगे। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ वो मेरे साथ दें और जो कातिल है उसको कैफर क़िदा तक पहुँचाएं। अच्छा, आपकी तरफ से दरख्वास्त दी गई थी कि जाम अब्दुल करीम का नाम मुकदमे से निकाला जाए क्योंकि वो कत्ल में मुलव्वस नहीं थे। हालांकि अफजल, जिस फार्म हाउस में मुबैना तौर पर यह कत्ल हुआ है वो जाम अब्दुल करीम का ही था, आप अब भी अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं या आप पर यह दरख्वास्त देने के लिए कोई दबाव डाला गया था? जी बिल्कुल, प्रेशर तो मेरे ऊपर था, लेकिन मैंने इसी हवाले से नहीं 164 का जो बयान दिया था वो उस जिस तरह रंग दिया गया है और लोग मुझसे नफ़रत करें इसलिए कि उन्होंने दूसरे हिसाब से अपना रंग जमाया कि अफजल से लोग नफ़रत करें, मैंने इस हवाले से ये बयान नहीं दिया कि जो मेन अक्यूज़ है जाम अवैस उसको मिले, लेकिन जो कातिल है जो भी इसमें कत्ल में मुलव्वस है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। एक मैंने बयान जो दिया था वो उस तरीके से नहीं था जिस तरीके से उस बयान को रंग दिया गया था। आप चाहते हैं जाम अब्दुल करीम के खिलाफ मुकदमा चले? बिल्कुल, कोई भी हो, मेरे भाई से कोई ऊपर नहीं बढ़कर नहीं है, मैंने उनकी इज्जत की। घर में बंदा मेरा भाई वहाँ उसके हाथ में दे के आया तो वही देख सकता है, वही मुझे जवाब दे के कातिल कौन है, वही क्यों, मैं यही अभी समझता हूँ कि वो छुपता क्यों है। जो कातिल नहीं है तो आप कातिल नहीं है तो छुपते क्यों हो? आप जाहिर हो, सामने आओ, जवाब दो हमें कि कातिल कौन है, किसने किया है, ये बेदर्दी से मेरे भाई को किसने कत्ल किया है। जब एक बंदा मेरा भाई जो आपको मैं रिस्पेक्ट चाहते हैं कि जाम अब्दुल करीम के खिलाफ भी मुकदमा चले, प्रेशर यानी उस वक्त भी आपके पास था, आपने खुद अभी बताया, और अब भी क्या मुल्जिमान की फैमिली की तरफ से या कबीले की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि सुलह हो जाए, मामला रफा दफा हो जाए? बिल्कुल, सुलह तो इंशाल्लाह मैं कभी नहीं चाहूँगा। बाकी मैं अभी पहले दिन से जाम अब्दुल करीम को कह रहा था कि आप कातिल नहीं हो, आप सामने आओ, लेकिन अभी तक कितने दिन हो गए, मेरे साथ पूरी सिंध की आवाम खड़ी है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की मीडिया ने जो मुझे साथ दिया है मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, और ख़ास तौर पे समा TV का जिन्होंने आज भी मुझे याद किया। इसी वक्त मेरे गांव में एक देहात में गांव है, वो इस टाइम पहुंची है समा की टीम, और भी काफ़ी हैं मेरे साथ खड़े हैं, मीडिया के लोग दोस्त हैं मेरे, वो राब्ते में हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, ख़ास तौर पे समा का जो इस वक्त मुझे याद करके यहाँ पहुँचे। जी सही। अच्छा अफजल जोकी साहब, ये फैमिली के बारे में बताइएगा, नाजिम की एहलिया के बारे में ज़रा बताइएगा, उनके बच्चों के बारे में बताइएगा, इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्योंकि उस वक्त जब ये कत्ल की वारदात हुई थी उसके बाद वहाँ पर हम आए थे, पीपल्स पार्टी के भी बहुत लोग आ रहे थे, दीगर लोग भी आ रहे थे, उसके बाद कफालत वगैरह की कोई जिम्मेदारी ली है? क्या मामला चल रहे हैं अभी आपकी फैमिली में? जी बिल्कुल, वो पहले दिन से जिस दिन ये हमारे साथ जुल्म हुआ है उसी दिन हम डट के खड़े हैं। इंशाल्लाह वो भी मेरी भाभी जो है शीरीन वो भी खड़ी है, बहादुर की तरह खड़ी है, इंशाल्लाह हम खड़े रहेंगे।
और हम यही चाहते हैं कि हमारे जो मेरे भाई के जो कातिल हैं उनको कैफर किरदार तक पहुंचना चाहिए। वो किसी के सामने झुकेगी नहीं, ना मैं झुकूंगा इंशाल्लाह। मेरे जो लोग हैं मेरे साथ खड़े हैं और मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वफाकी हुकूमत से और सूबाई सिंध हुकूमत से कि मेहरबानी करके जो कातिल हैं उनको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। सही, आप कह रहे हैं कि जो कातिल हैं उनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। जाम अब्दुल करीम के हवाले से भी आप बता रहे हैं कि जिनके बारे में आपने पहले एक दरख्वास्त दी थी, रिक्वेस्ट की थी कि इनका नाम मुकदमे से निकाला जाए। अब आप चाहते हैं कि उनके खिलाफ भी और जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन तमाम के खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, उनसे कहना चाहेंगे जो बात आप बार बार कर रहे हैं कि इनकी रुकनीत को मुअत्तल किया जाए? जी बिल्कुल, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमारा एक बड़ा चेयरमैन भी है, वो शहीद रानी का बेटा है। उसको भी पता है कि कातिल को किस तरह सज़ा दी जाए, कातिल को किस तरह कैफर किरदार तक पहुँचना है, वो ज़्यादातर जानते हैं। मैं उसका एज अ वर्कर, मैं भुट्टो का वर्कर हूँ, रहूँगा इंशाल्लाह। बाकी जो मेरे साथ खड़े और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, मेहरबानी करके जाम अवैस को उसकी जो सीट है तो वो आपकी फैमिली के साथ जुल्म हुआ, फिर आप बार बार ये कहते हैं कि मैं पीपल्स पार्टी का कारकुन हूँ और फिर उसके बाद जब पीपल्स पार्टी का ये रवैया सामने आ रहा है तो बड़ा दुख हो रहा है, अफसोस हो रहा है। साथ में मौजूद हैं तैमूर तालपुर साहब, आपकी शुक्रगुजार हूँ सर, आप आ गए हैं प्रोग्राम में। सबसे पहले तो ये बता दीजिए, सिंध हुकूमत की JIT को वेलकम कर रही है, वेलकम करेगी सर? अस्सलामुअलैकुम तैमूर साहब, आवाज आ रही है आपको? जी सर, क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। मैं आपसे पूछ रही हूँ, जो विफाक की जानिब से JIT बनाई गई है नाजिम जोखियो केस पर, इसको वेलकम कर रहे हैं आप लोग सर? इस JIT की हमें जरूरत तो नहीं थी, क्योंकि हमने कानून के दायरे में रह के हर वो चीज की जो हमें करनी चाहिए थी, और उसके साथ साथ जो भी मकतूल की डिमांड्स थी, जिसका मर्डर हो गया उसकी फैमिली की, वो सारी पूरी की। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि हमारा कोई मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली का इन्वॉल्व है, तो हमने उसकी भी देर किए बगैर अगले दिन ही गिरफ्तारी शो कर दी। बहरहाल अगर ये समझते हैं कि वफाक अपना किरदार अदा करना चाहती है, जो कि कानूनी तौर पे बनता नहीं है, हम उसको फिर भी वेलकम करते हैं। अनवांटेड है, इसकी जरूरत नहीं है, पर हम फिर भी वेलकम करते हैं। सर आप कह रहे हैं वेरी नेक्स्ट डे आप लोगों ने गिरफ्तारी शो कर दी, लेकिन फैमिली की तरफ से ये मुतालबा किया जा रहा था कि उनकी रुकनीत को मुअत्तल किया जाए। अब सर विफाक की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी जो मेन मुल्जिमान है उनको बचाने की कोशिश कर रही है, इसी वजह से ये JIT है जिसको तश्कील दिया गया है, जिसकी डिमांड फैमिली की जानिब से की जा रही थी। सर तैमूर साहब, जितने लोग थे जिन पे उनको शक शुबा था, कानून के दायरे में उन्हें कर दिया गया। जब तक ये प्रूव 100% नहीं होता, जब तक ये चीज वाजे नहीं हो जाती, जब तक कानून अपना कोर्स नहीं लेता, तब हम किसी की भी मुअत्तल नहीं कर सकते रुकनीत, क्योंकि ये कानून के दायरे से बाहर की बात है। कानून के दायरे में जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं वो हमने की हैं, और वफाक इंटरफेयर करना चाह रहा है वो कर ले, वो JIT बना दे, पर आप देखिएगा कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने कानून में कोई कसर छोड़ी नहीं। सही। अब सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर आप लोगों की तरफ से भी कोशिश की जा रही है और अगर साथ में विफाक भी कोशिश करता है, अगर किसी मजलूम को सर इंसाफ दिलवाने में विफाक मदद करना चाहता है, तो सिंध हुकूमत को इस पर एतराज़ क्या है? सर लवाकिन तो कह रहे हैं ना कि विफाक की JIT के बाद उन्हें इंसाफ मिलने की उम्मीद है। सर पीपल्स पार्टी तो अपने नुमाइंदों को बचाने के लिए असर रसूख इस्तेमाल कर रही है। सर जिन नुमाइंदों की आप बात कर रहे हैं वो हो चुकी है। ऐसा कौन सा काम है जो हमने नहीं किया, जो जायज हो चुकी है? कोई जायज डिमांड इनकी रही नहीं है। तो मैं तो फिर भी अगर वफाक को शौक है तो आप अपने शो में फिर 30 दिन बाद या 15 दिन बाद बता दीजिएगा, कोई ऐसी चीज नहीं रही जो हमने ना कही हो। अच्छा सर आप बता दीजिए कि सिंध हुकूमत की तहकीकात अभी तक कहाँ तक पहुंची? सर सिंध हुकूमत की तहकीकात एक हाई पावर्ड कमेटी है पुलिस की, जिनको हमने बिल्कुल फ्री हैंड दिया हुआ है। उनको इजाजत है वो जिसको चाहे उसमें नामजद करे। वो जिसकी उनको उनके लवाहिकीन की तरफ से शिकायत आती है, शक शुबा होता है, उन सबको अरेस्ट किया गया है। और अभी भी मुझे बता दे कहीं कोई ऐसी चीज हो जिसमें सिंध पुलिस अपना किरदार अदा ना कर रही हो, तो मैं वो आपके सामने क्लेरिफाई करने को तैयार हूँ। ऑफ कोर्स टाइम है, मर्डर कभी भी
1 दिन में या 10 दिन में उसके केसेस सॉल्व नहीं होते, टाइम लगता है। पर हमने कहीं भी ना तो सुस्ती की, ना गिरफ्तारी करने में, ना केस को पुश ऑन करने में। अगर आप कंपेयर करें जो वफाक में बैठी हुकूमत है उनके ऊपर, जो उनके मिनिस्टर्स के ऊपर केसेस हैं, मर्डर्स के होती है, अपनी फैमिली के, मैं किन के नाम लूं तो उनमें से कोई गिरफ्तार हुआ है? ये सिंध वाहिद हुकूमत है पूरे पाकिस्तान में जिसने अपने मेंबर्स को भी गिरफ्तारी उसी वक्त लाएमल में लाए। सही है। अब जो फैमिली है नाजिम जोखियों की, वो मुतमईन नहीं थी, अब वफाक की जानिब से JIT बनाई गई है, फैमिली मुतमईन है, उम्मीद करती है कि उनको इंसाफ मिलेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि इसकी ज़रूरत नहीं थी। जो वफाक जब 15 या 30 दिन के बाद जो इस JIT की रिपोर्ट आएगी उसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। एंड फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि मुल्जिमान को, असल मुल्जिमान को बचाने की कोशिश की जा रही है, इस वजह से JIT बनाई गई है। लेट्स सी कि इस JIT का क्या इम्पैक्ट होता है और मुल्जिमान को इंसाफ कैसे मिलता है। फिलहाल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। नाजरीन से मुलाकात होगी कल, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह निगहबान।